और मेरे सूरवीरों कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2। लेकिन उसके पहले हम कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं कि इस एक्सरसाइज में हम किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग ज्वाइन हो चुके हैं वो वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। और बाद में भी अपने फ्रेंड्स को बताइए कि श्रवण गुरुजी पे श्रवण सर ने क्लास 11th के मैथ की क्लास शुरू कर दी है, तो कोई क्लास मिस ना करें, रेगुलर पढ़ें। स्कूल जब खुलेगा, कोचिंग जब खुलेगी तब देखा जाएगा, लेकिन तब तक के लिए हमारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। तो वीडियो को शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि रोज मैथ की और इंग्लिश की वीडियोस आती हैं, तो कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना होने पाए, उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो को जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके जाइए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले आ जाता है जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा था वो था रिक्त समुच्चय। ये क्या होते हैं? अगर देखो रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय जो होता है इसको शून्य समुच्चय या एम्प्टी सेट भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? शून्य समुच्चय, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं द एम्प्टी सेट। ये होता क्या है? रिक्त समुच्चय होते हैं, सीधी सी बात समझिए रिक्त समुच्चय के, कि ऐसा समुच्चय जिसका कोई अवयव न हो। ऐसा समुच्चय जिसका कोई अवयव न हो, जिसका कोई अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर मान लो कि हमें क्वेश्चन ये दिया हो कि a is equals to x is such that x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, लेकिन कंडीशन ये है कि x जो है वो 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है। अब ये देखिए, क्या 3 और 4 के बीच में कोई प्राकृत संख्या आ सकती है? नहीं आ सकती। तो नहीं आ सकती है, तो इसलिए ये कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। तो ये कैसा समुच्चय होगा? रिक्त समुच्चय होगा। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? या तो हम a इक्वल्स टू मंझला ब्रैकेट ये खाली करेंगे, या फिर इसको हम लिखते हैं फाई से। ये हो जाता है रिक्त समुच्चय। अब देख लेते हैं रिक्त समुच्चय के बाद एक चीज और भी है, एकल समुच्चय। ये क्या होता है? ये रिक्त समुच्चय क्लियर है? अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर आता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय क्या होता है? एकल समुच्चय का मतलब होता है जो शून्य में हो गया कि उसमें कोई समुच्चय ना हो, तो वो शून्य या रिक्त समुच्चय हो गया। यही सेम चीज एकल समुच्चय के लिए है कि इसमें एक मतलब ऐसा समुच्चय जिसका केवल एक अवयव हो। कितना? एक अवयव। तो वो क्या कहलाता है? एकल समुच्चय। जैसे एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लो मंझले ब्रैकेट में केवल एक ही दिया हो, जैसे ये 0 दिया है, या फिर a, या फिर 10, या फिर 100, कुछ भी करके, लेकिन केवल एक ही अवयव हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एकल समुच्चय। उसके बाद अच्छा, अब इस पर हम देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है ये हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया, कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं? तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो भाई एक चीज ये देखिए कि 2 से भाज्य क्या कोई भी विषम प्राकृत संख्या हो सकती है? 2 से भाज्य कोई भी विषम प्राकृत संख्या हो सकती नहीं है। तो हम लिख देंगे कि 2 से भाज्य कोई विषम प्राकृत संख्याएं नहीं हैं। कोई विषम प्राकृत संख्याएं
नहीं है। इसलिए ये कैसा समुच्चय है? जब इसमें कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये हो गया कि यह एक रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन देखो, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या का समुच्चय क्या हो सकता है भाई? अगर देखो सम संख्या क्या होती है? जो 2 से विभाजित हो जाए। और अभाज्य संख्या सम कौन सी है? केवल 2। तो इसका मतलब क्या है कि सम अभाज्य संख्या का समुच्चय केवल क्या हो सकता है? 2। तो ये क्या है? यह रिक्त समुच्चय नहीं है। यह रिक्त समुच्चय नहीं है। जहां नहीं समझ में आएगा बताइएगा जरूर, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताऊंगा। फिर देखिए तीसरा, x इज सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। x 5 से छोटा है और साथ ही साथ 7 से बड़ा है। अब यहां देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x जो है 5 से छोटा है और x जो है वो 7 से बड़ा है। कहने का मतलब क्या है कि एक प्राकृत संख्या, क्वेश्चन देखिएगा, एक प्राकृत संख्या जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है। तो भाई प्राकृत संख्या में अगर 5 से छोटा कह दिया गया तो 5 से छोटा का मतलब हो जाएगा कि अब ये क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो? नहीं हो सकता। तो क्या है कि कोई प्राकृत संख्या नहीं है, ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है। तो अगर प्राकृत संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि यह एक रिक्त समुच्चय है। यह रिक्त समुच्चय है। फिर अगला देखिए, y इज सच दैट y किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो ये चीज जान लीजिए कि समांतर रेखाएं जो होती हैं उनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता। जैसे अगर मान लेते हैं 2 समांतर रेखाएं, तो क्या ये कहीं एक दूसरे को कहीं पर काटेंगी? इन दोनों में कोई भी ऐसा बिंदु है जो कॉमन है? नहीं है। तो अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है कि यह एक रिक्त समुच्चय है। तो लिख देंगे कि समांतर रेखाएं कहीं भी नहीं मिलती हैं। समांतर रेखाएं कहीं भी नहीं मिलती हैं। तो यह क्या है? रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय है। तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर देख लेते हैं आगे का। आगे बात आती है कि परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट। ये क्या होते हैं? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, इसे फाइनाइट सेट भी कहते हैं। FINITE, फाइनाइट सेट्स। अब देखो भैया, ये क्या होते हैं? ये होते हैं जिनमें ऐसे अवयव जिनमें अवयवों की संख्या जो है वो निश्चित हो। क्या है? जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित हो। अब ये बात कैसे समझ में आएगी कि भैया कौन सी संख्या निश्चित है, कौन सी संख्या अनिश्चित है? तो एक एग्जाम्पल ये देखिए कि सप्ताह के दिनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम। तो सप्ताह के दिनों के नाम जो होते हैं, जैसे क्या क्या होंगे? A इज इक्वल्स टू संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो भैया सप्ताह के दिनों के नाम यही फिक्स ही तो हैं, यही जो मेरे लिए हैं वही आपके लिए भी हैं। तो सारे के सारे क्या हैं कि ये निश्चित हैं। महीनों के नाम, वर्ष के महीनों के नाम, तो जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक वो सभी के सभी क्या हैं? निश्चित हैं।
तो अगर इस तरह का कोई भी अवयव है तो वो क्या कहलाता है? परिमित समुच्चय। फिर आता है, क्लियर है? फिर देखो अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय ये क्या होता है? जिनमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो, अवयवों की संख्या निश्चित न हो। अब ये क्या बात हुई कि संख्या निश्चित ना हो? जैसे एग्जाम्पल देखिए कि एग्जाम्पल ये दिया गया है, ए ये है समुच्चय 2, 4, 6, 8 और इसमें ये सारे अवयव हैं। तो ये देखिए कि इनकी संख्या निश्चित है, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट करके आगे तक ये बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी संख्या निश्चित नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? अपरिमित समुच्चय, जिसे इनफाइनाइट सेट भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सेट। क्लियर है? अब इस पर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित। तो देखिए पहला दिया गया वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो इसका मतलब क्या है कि 12 महीने होते हैं, इसलिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अभी मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था। तो ये 12 महीने होते हैं, इसलिए क्या है? ये परिमित समुच्चय। 12 महीने होते हैं तो इसलिए ये क्या है? परिमित समुच्चय। दूसरा देखिए, 1, 2, 3 फिर डॉट डॉट करके दिया गया है। तो इसका मतलब ये क्या है? इसके अनंत अवयव हैं, क्योंकि डॉट डॉट दिए गए हैं। कितने हैं? अनंत अवयव। तो ये क्या होगा? अपरिमित। अपरिमित समुच्चय। अगला देखिएगा, तीसरा 1, 2, 3 फिर डॉट डॉट करके 99 से 100 तक। तो इसमें अगर हम देखें तो ये क्या है? 100 तक। इसमें कुल कितने अवयव हैं? इसमें कुल 100 अवयव हैं। ये तो समझ में आ रहा है ना? कुल 100 अवयव हैं। कहने का मतलब 1, 2, 3 से लेके 100 तक ही दिया है, बीच में खाली है, अनंत तक नहीं है। तो ये क्या है? ये परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है। फिर चौथा क्वेश्चन, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़े धन पूर्णांक क्या होंगे भाई? 101, 102, 103 ऐसे ऐसे करते हुए ये अनंत तक जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या है? 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो 100 से बड़ा तो 101, 102, 103 और अनंत तक पता नहीं कहां तक जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये अपरिमित समुच्चय है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का। तो 99 से छोटे, तो 99 से छोटे जो हैं वो अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय कौन कौन सा होगा भाई? 2, 3, 5, 7 और ये बीच में आते आते 97 तक ऐसे होंगे इसके बीच के। तो इसका मतलब ये 2 से 97 तक, जिनमें अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित है। तो ये क्या है? एक परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय है। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा जरूर। तो ये हो गए आपके 2 क्वेश्चन, जिसमें आपने पढ़ा रिक्त समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3 भी इसी पर आधारित है। क्या क्या दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष के समांतर, जैसे देखिए कि अगर ये दिया गया है कि ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, तो इसके समांतर जो हम रेखा खींचेंगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, तो ये बताइए कि इसमें हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत रेखाएं खींच सकते हैं ना। तो ये क्या है कि समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसलिए यह एक क्या है?
अपरिमित समुच्चय, क्योंकि अनंत रेखाएं हैं तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय। रीजन भी अगर पेपर में आता है तो रीजन भी लिखिएगा कि एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अतः यह एक अपरिमित समुच्चय है। अगला देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, 26, यानी निश्चित है। तो अगर ये निश्चित है तो इसका मतलब ये समुच्चय कैसा होगा, परिमित समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय। फिर तीसरा, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब कहने का मतलब यह कि 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का समुच्चय। तो 5 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्याएं होंगी, 5, 10, 15, 20, और ये पता नहीं भैया अनंत तक कहाँ तक ये विभाजित होंगी। तो ये अनंत तक जाएगा, इसलिए जो 5 के उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं वो क्या होंगे, अपरिमित समुच्चय होंगे, अपरिमित समुच्चय। ठीक। अगला क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो भाई पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं, ये तो बायो के हिसाब से तो ये सेट होना चाहिए कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, क्योंकि एक लिस्ट बनती है कि पृथ्वी पर कौन कौन से जानवर रहते हैं, क्योंकि शेरों की संख्या कितनी है, ये मनुष्यों की संख्या कितनी, हाथियों की संख्या कितनी है, तो ये सारी की सारी चीजें लिखी जाती हैं। तो ये कैसा समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय होगा, परिमित समुच्चय। फिर हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में ये बात आ रही हो कि जानवर तो बहुत रहते हैं, कहां तक वो गिन पाएंगे, निश्चित है, लेकिन जितने भी हैं वो निश्चित हैं। फिर मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु को अगर हम केंद्र मानकर वृत्त बनाएं, जैसे कि ये हमारा केंद्र है, अब यहां से हम वृत्त बनाएं तो 1, 2, 3, 4 ये केंद्र है और सब इसी पे वृत्त बनेंगे। तो कितने वृत्त बन जाएंगे, अनंत वृत्त बनेंगे। तो इसलिए क्या होगा, यह अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि अनंत वृत्त बन जाएंगे एक बिंदु से। जैसे ये है 0, 0 यहां से लेके शुरू करें तो यहां से अगर हम बनाए तो कितने वृत्त बनेंगे, अनंत। तो यह कैसा समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। तो ये रहे 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन में देखिएगा कि 2 टॉपिक हम जो पढ़े डेफिनेशन समुच्चय के प्रकार में, उनमें लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन के पहले भी हम फिर थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं कि एक होता है क्या, समान समुच्चय, जिसे इक्वल सेट्स कहते हैं, समान समुच्चय, समान समुच्चय या इक्वल सेट। ये क्या होते हैं, इसमें होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 2 अवयव होते हैं जिनके सभी समुच्चय समान हो, यानी 2 समुच्चय हैं जिनके सभी अवयव 2 समुच्चय युग्म होते हैं जिनके सभी अवयव समान हो, जिनके सभी अवयव समान हो। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हमें ये दिया हो A 1, 2, 3, फिर B दिया हो 2, 1, 3, फिर C दिया हो 1, 2, 2, 3, 3, 3। अब ये बताइए क्या ये तीनों समान हैं? ये तीनों बिल्कुल समान है, क्योंकि सभी के अवयव 1, 2, 3 इसमें भी, 1, 2, 3 इसमें भी। और ये पढ़े हम लोग पहले में ही पढ़ लिए थे कि अगर रिपीट होता तो उनको एक ही बार लिखा जाता है। तो इसको भी 1, 2 2 बार है तो 1 बार, फिर 3 बार है तो ये भी 1 बार। तो देखो तो तीनों में 3 अवयव हो, तीनों समान है, तो इसका मतलब ये ABC क्या है, समान है। तो लिखेंगे A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। क्लियर है? इससे ज्यादा और कुछ समझने की जरूरत भी नहीं है, इसमें ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि निम्नलिखित में बतलाइए कि A इज इक्वल्स टू B है अथवा नहीं। तो भाई देखो A में क्या दिया गया है, A B C D, और फिर B में क्या दिया गया है, D C
बी ए। तो यहां पर देखो तो इसमें क्या है कि ए और बी में दोनों में समान समुच्चय हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल्स टू बी, ए इज इक्वल्स टू बी। दूसरा देखो, ए में दिया गया है 4 8 12 16, 8 4 16 18। अब इसमें देखो तो 18 नहीं मिल रहा है और इसमें 12 नहीं मिल रहा, नहीं है, हाँ ए में 12 नहीं है और बी में ए में 18 नहीं है और बी में 12 नहीं है। तो यहां पर क्या है, ए में अवयव 12 है परंतु बी में नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, यानी समान, ए समान नहीं है बी के। फिर देखते हैं, ए में देखो 2 4 6 8 10 और बी में क्या कह रहा है, एक्स सम धन पूर्णांक है और एक्स जो है वो 10 से छोटा है या बराबर है। सही है। यहां पर देखो कि सभी के सभी समधन पूर्णांक हैं और जो है सब वो या तो 10 से छोटे या 10 के बराबर हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, ये समान समुच्चय है, तो लिख देंगे a इज इक्वल्स टू बी। क्लियर है ना। फिर चौथा देखो, a x संख्या 10 का एक गुणज है, b 10 25 20 25 30, क्वेश्चन कुछ गलत लिखा है क्या, 10 15 20 25 30। अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन में तो 10 के गुणज में क्या ये जो आता है 15 और 25, ये क्या 10 के गुणज में आते हैं, नहीं आते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये इक्वल नहीं होगा, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। क्या है, लिख देंगे चाहे कि 10 के गुणज में 15 और 25 नहीं होते हैं, इसलिए ये समान समुच्चय नहीं है। फिर आगे क्वेश्चन में देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है या नहीं, कारण सहित बताने हैं। तो देखो, a इज इक्वल टू 2 3, ए दिया गया 2 3 और b दिया है x इज सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 का एक हल है, ये दिया गया है। तो अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां देखो, इस 6 यानी 6 का ऐसा गुणनखंड करो जिसको जोड़ने पर 5 आता हो, तो 3 दूनी 6 हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0, x कॉमन ले लिया, बचा क्या, x प्लस 3 प्लस इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, तो हो गया x प्लस 2 3 6 बराबर 0। अब x प्लस 3 कॉमन है तो x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 2 बराबर 0। तो यहां हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3 और ये हो गया x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -2। इसका मतलब क्या है कि जो b का अवयव है आया है वो है -2 और -3। b क्या है, -2 और -3। तो इसका मतलब क्या है कि यह a और b अवयव दोनों भिन्न हैं, तो ये क्या है, ये समान समुच्चय नहीं, युग्म समान नहीं है। सही है, युग्म समान नहीं है। तो b क्योंकि -2 और 3 है तो ये युग्म समान नहीं है। दूसरा देखो, a x इज सच दैट x शब्द फॉलो का एक अक्षर है। अच्छा ठीक, a जो दिया गया है इसको हम क्या लिखेंगे, f o l 2 बार है तो एक बार, o भी 2 बार था तो एक बार, और ये हो गया w। और b क्या दिया है, b दिया गया है पहले से ही w o l और f। देखो दोनों में चीज f इसमें भी है, o इसमें भी है, l इसमें भी है और w भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये समान समुच्चय है। तो लिख देंगे a इज इक्वल टू b। आसान था, बहुत ही आसान है। इसी तरह से पढ़ते रहिए, एक एक चीजें मैं आपकी क्लियर करता चलूंगा हर क्वेश्चन के साथ। यहाँ देखिए, निम्नलिखित दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो समान समुच्चय का चयन करना है। यहाँ पर देखिए a में 2 4 8 12 और देखो किसमें है 2 4 8 12, 2 4 8 12 किसी में नहीं है। फिर देखो 1 2 3 4 और किसमें है 1 2 3 4, तो यानी b और d तो मिल गया। क्या मिल गया,
b इज इक्वल्स टू डी, ये तो समान हो गया, b इज इक्वल्स टू डी। फिर आगे देखते हैं, -1 यहां पर देखो ये हो गया 0 a माइनस 1 और -1। अच्छा एक चीज ये भी दिखा कि -1 यहां पर भी, -1 यहां पर भी, और एक धनात्मक 1 यहां, धनात्मक 1 यहां। इसका मतलब E इज इक्वल्स टू G, यानी B और D समान अवयव हैं और E और G समान अवयव हैं। तो चाहे ये लिख सकते हैं कि दोनों में क्या है, इसमें भी क्या दिया गया है, B और D में A 1 2 3 और 4, और इसमें क्या है 1 और -1, दोनों में समान है। तो ये समान, B और D समान है, E और G समान है, B और D समान है, E और G समान है। यही हो गया। तो ये तो था एक्सरसाइज 1.2। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को एक एक बातें क्लियर हो गई होंगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे सोशल मीडिया साइट से जुड़ सकते हैं, वहां पर अपनी प्रॉब्लम, और भी लोग वहां पर होंगे जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने सभी डिस्कस भी हो सकेगा। तो वहां पर सभी लोग जुड़ जाइए। और जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ये मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो जैसे ये होता है, ये समझ लीजिए कि आप एक गुरु दक्षिणा है जिसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, केवल क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करना है और शेयर करना है। इतना तो आप कर ही सकते हो। अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ आपकी मैथ की क्लास शुरू हो चुकी है, और 2 एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो चुका है। दोनों वीडियो जो उनको दिखाइए और फिर उनसे उनके कमेंट्स लीजिए कि कैसी लगे, उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।